स्टार्ट करो जी, आप बताना देख के ही रेप्लिकेशन क्या होती है। ठीक है, वाया द यूज़ ऑफ एंजाइम बताओ। हेलिकेज, हेलिकेज और सबसे मेन एंजाइम बिल्डर एंजाइम किसको क्या कहते हैं? पॉलीमरेज को कहते हैं। ठीक है, क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सेम होता है रेप्लिकेशन? हाँ, अलग थोड़े सेम होता है। तो कहाँ पे होता है रेप्लिकेशन? यूकैरियोट्स में कहाँ पे होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होते हैं? हाँ, तो बताओ ना, फिर डर क्यों रहे, बताओ। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो किसमें होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो रेप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, प्राइमेज उसको क्या करवाता होता है? बेचारे को रास्ता दिखा रहा होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं अमन? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए में जो बनता है, हाँ क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट्स तो नहीं होते। एक लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा था आपका रेप्लिकेशन में, याद है आपको ओकाजाकी? बताओ। लैगिंग फ्रेगमेंट, लैगिंग में हाँ टुकड़ों में जब वो बन रहा होता है उस फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मतलब डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फॉर्म जो हो रहा होता है उसको वी कॉल्ड इट एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड दैट स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग क्लास में जब वो रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो उसको देखने के लिए कि अगर कौन देखता है? लाइगेज बिल्डर आएगा ना देखने, घर जिसने बनाया है डीएनए पॉलीमरेज देखने आएगा उसको। ठीक है, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा होगा क्या होने वाला है? ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन में क्या हो रहा था हमें? दूसरे स्ट्रैंड में। तो वन स्ट्रैंड में ही क्यों होती है? अगर दोनों में हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? उसको वो डिफाइन कर देता है ना। हाँ, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी जो होती है वो उसको वायलेट कर रहा है। हाँ, वायलेट करता है। और एक और रीज़न बताया था मैंने कि अगर मान लो दो mRNA अलग अलग बन भी गए तो आगे क्या होगा जी? हमें हमेशा डीएनए एक ही प्रोटीन बनाता होता है, बट अगर दो अलग अलग mRNA बन गए तो एक टाइम में दो अलग अलग प्रोटीन बॉडी में सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि पूरी जेनेटिक्स को वायलेट कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन सी थी? 3 यूनिट्स पढ़ी थी ना? प्रमोटर, हाँ स्ट्रक्चर है, और टर्मिनेटर था, सॉरी टर्मिनेटर भी होता है। तो प्रमोटर का क्या काम होता है? जहाँ पे सारी की सारी पॉलीमरेज बाइंड होएगा और रिएक्शन स्टार्ट होगा तो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक्सॉन और एंट्रॉन्स किस में बने थे? एक्सॉन और एंट्रॉन्स किस में बन रहे थे हमारे? कल लास्ट में पढ़ के गए थे ना कि एक्सॉन और एंट्रॉन्स भी कोई चीज़ थी वो बनी थी। वो किस में बनी थी? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, किस में? यूकैरियोट्स में बनी थी। कोडिंग कौन सी थी और नॉन कोडिंग कौन सी थी? कोडिंग सीक्वेंस और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस थी। वो कौन सा? वो तो लगाऊंगी कैसे? एक्सॉन और एंट्रॉन्स में से एक कोडिंग सीक्वेंस होती है, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है हमारी बॉडी में। उसको हाँ फंक्शनल वही कह सकते हो। दूसरे वाले नॉन फंक्शनल होते हैं। हाँ, एक्सॉन तो दूसरा वाला। तो एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। कौन कौन सा है वो? एंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, वही कोडिंग भी बोल के आ सकता है। तो इसको किस मेथड से हम हटाते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस को? टर्म थी ना मैच्योर इमेच्योर HNRNA को हम मैच्योर बना रहे थे। 3 स्टेप्स स्टेप्स थे ना 3। कैपिंग, टेलिंग। कैपिंग में तो कैप लगा होगा, टेलिंग में 3 प्राइम पे टेलिंग लगी होगी। फिर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स में से जो नॉन कोडिंग था उसको काट के कौन हटा रहा था? स्प्लाइसिंग। यही चीज़ें पूछ रही स्प्लाइसिंग में। और इसके बाद हमारे पास एक मैच्योर mRNA बन के आ गया था और वो कहाँ चला गया था? दौड़ के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो गई। अब वो भाग के कहाँ चला गया?
साइटोप्लाज्म में। सब कोई दौड़ दौड़ के कहाँ चले गए हैं, साइटोप्लाज्म में। रेप्लिकेशंस में से भी जो हुआ होगा वो आगे फर्दर। अब आपके ट्रांसक्रिप्शन में टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, आप दोनों कह लो, उसमें तो एक ही जना सारा काम कर देता है प्रोकैरियोट्स में। इसमें आपके 3 लगे थे बिल्डर्स, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, याद है ना। तो सबने अपने अपने बना के एमआरएनए, आरआरएनए सबको कहाँ भेज दिया, ट्रांसलेशन के लिए, कि मतलब तू जा भाई अब जाके प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो कल मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह लिखवाई थी ट्रांसलेशन की, स्टार्ट करवाया था कि नहीं, कि मैंने क्या बताया था कि इसको बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब जैसे उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट लिखा था, अब इसमें लिखो ट्रांसलेशन की यूनिट। बड़े ध्यान से समझना, ये दोनों ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, ध्यान से सुन लोगे तो समझ आ जाएगा। लिखो ट्रांसलेशन यूनिट। इसको कराते करते शायद पूरा घंटा लग जाए, तभी मेरे को लग रहा था कि देखती हूँ कितनी जल्दी चल। ट्रांसलेशन यूनिट कितने और रह गए, रुको 10, 5। रुक जाओ, स्पायरो आ रहा, बुक में से देखनी पड़ेगी हमें। हाँ और रहते हैं, वो नहीं करना, 5 दिन और। लिख ले आप लोगों ने ट्रांसलेशन यूनिट। पहली यूनिट कौन सी है, लिखो एमआरएनए, कि हमें चाहिए मैसेंजर आरएनए इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पहली यूनिट एमआरएनए। दूसरा हमें क्या चाहिए, स्टार्ट कोडोन चाहिए, कि भाई जहाँ से स्टार्ट करना हम शुरू कर दे अपना ट्रांसलेशन का। स्टार्ट कोडोन, कोडोन आपको बुक में ना एनसीईआरटी में बीच में एक टॉपिक है जहाँ पे बीच में दे रखा है, मैं इसके बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन कि 3 अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं, जो मैं पहले से बताते चली आ रही हूँ कि वो ATGC का 3 कॉम्बिनेशन बन के एक चीज़ बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ना स्टार्ट कोडोन का मतलब आप लिख लो, ये आगे ही समझ आएगी। चलो स्टार्ट टी है, स्टार्ट कोडोन। थर्ड लिखो आपका रीजन, स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन। और चौथा UTR, इसका आप लिख सकते हो अनट्रांसलेटेड रीजन। स्टार्ट कोडोन में अगर आपका मन तो आप लिख सकते हो रीजन, ऐसा रीजन आपका DNA स्ट्रैंड में, रीजन जो कि कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, POLY, पॉलीपेप्टाइड। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको स्टार्ट कोडोन का, इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो AUG, ये एक स्टार्ट कोडोन है। अगर जहाँ पे जिस भी रीजन में DNA को AUG मिल जाएगा, वो वहाँ पे जाके बाइंड करके अपना प्रोटीन वाला काम शुरू करेगा। स्टॉप कोडोन हमारे पास 3 ही होते हैं इस दुनिया में, 3 ही स्टॉप कोडोन हैं, जैसे कि UAA, UAG और UGA। ये तीनों स्टॉप कोडोन है, ये कहीं पे भी मिल जाएगा। तो जो भी बिल्डर या कोई भी काम कोई कर रहा है उसको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ना अभी प्रोसेस शुरू होने से पहले एक जनरल mRNA का स्ट्रक्चर बताती हूँ कि होगा कैसे। mRNA डबल होगा कि सिंगल होगा, सिंगल होगा डबल, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड mRNA। तो चलो फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्टैंडर्ड आपका mRNA है, डायरेक्शन है आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसके ना जो स्टार्टिंग में जो होगा वो हमेशा UTR होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, कुछ काम का नहीं होता। ठीक है, और एंड में भी यही होता है, UTR ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, mRNA के बिल्कुल स्टार्टिंग और एंड में UTR आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको यहाँ पे स्टार्ट कोडोन AUG वाला मिल जाएगा। ठीक है, और कहीं पे एंड के लिए आपको इन तीनों में से कोई भी एक
सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका बेसिक mRNA का, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोटीन बनना, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, ये पॉलीमर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका mRNA का, पता होना चाहिए। दोनों एंड के साइड क्या आएगा, UTR, बीच में आपका स्टार्ट कोडॉन इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम, तो भी मैंने ऊपर क्या लिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही होता है। और DNA क्या होगा, एंटी पैरेलल, ये तो हमें पता ही है, अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होता है। ये चीज़ भी क्लियर है, ठीक है, याद रहेगा आपको, अगर याद रहेगा तो ठीक है, बनाना है बना भी सकते हो, अगर समझ आ गया तो इट्स ओके। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। अभी तक क्या पढ़ के आए हैं कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री, यही पढ़ा है ना। अब राइबोसोम्स के पार्ट्स पढ़ेंगे। बायोलॉजी कितनी अच्छी है पता चलेगा अभी आपको। बायोलॉजी में 50 + 30 70 होता है, होगा, और 60 + 40 80, ये आपको शायद पता होना चाहिए, 11th में भी करा दिया गया होगा। राइबोसोम्स का है ये बसली बायोलॉजी शुरू हुई क्या आपकी, तभी मैंने कहा एक दिन में एक ही टॉपिक करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आप हेडिंग डालो राइबोसोम्स, ये आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि मुझे याद रहेगा तो ठीक है। मैं बस एक पानी पी के आई, तो बॉटल रहेगी नीचे। यहाँ पे हेडिंग डालो राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के पहले पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स क्या होता है, फिर आगे ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम भाई आपके 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट से, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, छोटी क्लास में तो हम बस डॉट 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 बना देते हैं और कहते हैं कि भाई राइबोसोम का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में इनका टोटल जो होता है दैट इज़ ऑफ 70 एस याद है, कल बताया था, सेडवर्ग्स यूनिट, ठीक है। और यूकैरियोट्स में होता है आपका 80 एस, ठीक है। फिर हम इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इसका जो प्रोकैरियोट का लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50 एंड 30 एस। मैथ मत लगाना, बायो है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 50 एस में लार्जर सब यूनिट जाता है और 30 एस में वो स्मॉलर सब यूनिट जाती होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स में एक 60 एस में, एक 40 एस में। कुछ मतलब इसका मैंने भी काफ़ी चीज़ ढूंढने की कोशिश की जब मैं खुद पढ़ती होती थी कि ऐसा क्यों होता है, पर जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो कुछ जो पास पास की चीज़ें होंगी वो ओवरलैप करती है या मिक्स करती है, ठीक है, जिनका डेंसिटी थोड़ा सा सिमिलर होगा, तो वो लार्जर में भी अपना रोल दिखा रही होती है और स्मॉलर के अंदर भी आ रही होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो राइबोसोम्स है ना, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में ऐसा होता है। बट टोटल कितने होंगे, 70 एस सब यूनिट्स के होते हैं। इसमें कोई दिमाग मत लगाना, ये ऐसा होता ही है, साइंटिस्ट ने इसको ऐसे ही बना रखा है, ठीक है। बस ये याद होना चाहिए आपको कि राइबोसोम्स मैंने बताया 2 यूनिट्स के बने होते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर के। लार्जर वाले प्रोकैरियोट्स में 50 और दूसरी 30 और यूकैरियोट्स में 60 और 40 होते हैं और टोटल 80 है। 100 मत लिख के आना कभी भी कि 100 नहीं हो सकता वो। अब हम डायग्राम बनाएंगे स्मॉलर यूनिट की और लार्जर सब यूनिट की। स्मॉलर सब यूनिट हमेशा
जो स्ट्रैंड है उसके नीचे बाइंड करेगा। ये समझ लो ये स्मॉलर सब यूनिट है, जो कि आपकी प्रोकैरियोट्स में 30s और यूकैरियोट्स में 40s की बनेगी। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम बनाएंगे लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में 3 साइट्स होती हैं EPA। राइबोसोम्स अपने आप में ये EPA, ठीक है, EPA। A जो होता है मतलब A साइट है ना, इस पे हमेशा tRNA आके बाइंड करता है। ठीक है, तो A साइट है, इसके आगे आप लिख सकते हो, इस पे A साइट पे लिखो साइट फॉर एंट्री ऑफ न्यू tRNA। इट इज द साइट फॉर एंटरिंग न्यू tRNA। tRNA पता है ना, ट्रांसलेशनल RNA, rRNA और mRNA भी था। P site contains growing polypeptide chain। POLY, मैं तो स्पेलिंग ही भूल जाती हूँ। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ई साइट होता है एग्जिट साइट वाला, मोस्टली लिखो थ्रू विच अ tRNA मॉलिक्यूल tRNA molecule after delivering amino acid exits। मतलब ई साइट पे जो tRNA अमाइनो एसिड लेके आया है वो रख के एग्जिट हो लेता है। बन गया। mRNA का स्ट्रक्चर देख लिया, rRNA का तो कोई है नहीं वैसे अपना, राइबोसोमल RNA यही है rRNA, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। अब आप बनाओगे tRNA का स्ट्रक्चर कहाँ, अमाइनो एसिड शॉर्ट फॉर्म है, कैपिटल ए या तो स्मॉल ए में लिख सकते हैं डॉट लगा के। 2 बार ही लिखा है जी, क्या सी बात है ये, क्या मतलब। अच्छा नहीं, ऐसे होते हैं, बताई नहीं मैंने, स्टार्टिंग से ही लिखते होते हैं। आज अब जल्दी आ गए। अच्छा देखा नहीं मैसेज, कोई बात नहीं, लर्न कर लो, एग्जाम्पल्स ही पूछने आज मैंने। चलो tRNA का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये मार्कर तो मन नहीं है बनाने का, इसका ग्लू और वही चलता होता है। ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे इधर जाके एक गोलू सा बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर एक गोलू, फिर इधर जाके थोड़ा सा ऐसे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे 3 डंडी लगाए नहीं है हमें। ये है आपका 5 प्राइम एंड और ये है 3 प्राइम एंड। कुछ रह गया अभी पीछे हो रही है? नहीं, ये बंद नहीं होगा क्योंकि जो RNA होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये बंद होगा ही नहीं। तो सब तो स्ट्रेट रहते हैं, ये मुड़ क्यों गए ये भी बताती हूँ आपको। हो जाए एक बार ना भाई। बंद कर दिया था आपने उसका मुंह बेचारे का? अच्छा, उसका मुंह मत बंद कर देना, बंद रेस करेगा। बनाओ।
आप बताना, आप रिकॉर्ड वो कटिंग एग्जांपल है। एप्पल्स हुआ नहीं बोल दो आज बना लिया, ठीक है। अब ना जब सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, ये सब तो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो टीआरएनए के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई सीक्वेंस पड़ी है, फॉर एग्जांपल UAG पड़ी हुई है, तो इसके पास ना इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जल्दी बोलो, GCA क्या बोलना है, यू का कॉम्प्लीमेंट्री A और A का U और G का C, ठीक है। तो अब ना कई बार ना सिंगल स्टैंडर्ड में ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर मिलने की वजह से ये फोल्ड हो जाता है, हर जगह नहीं, कहीं कहीं, तो कहीं कहीं स्ट्रेट जा रहा है, फिर ये कहीं कहीं क्या हो रहा है, फोल्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जो आरएनए के फर्दर टीआरएनए, एक ही स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होते हैं इसमें। इसको अगर 2D में देखूं, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इसको बोलते हैं क्लोव लीफ स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको खोल दूं तो इसको बोलेंगे क्लोव लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर 3D में बोलूं तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप्ड, इन्वर्टेड एल शेप्ड टीआरएनए। अगर 2D में देखूंगी तो क्लोव लीफ स्ट्रक्चर के नेम से इसको जानते हैं। ये दोनों नेम आपको बस पता होने चाहिए क्या होते हैं। इसके बाद टीआरएनए नीचे तो लगाए हैं मैंने, 3 डंडी लगाई होगी, वो दिख रहा है आपको, 3 डंडी लगाई है मैंने आपको, ये जो 3 लाइन लगाई है, इस लाइन को कहते हैं हम एंटी कोडोन लूप, एंटी कोडोन लूप। जैसे कि फॉर एग्जांपल UAC कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ होगा, UAC ऐसा कोडोन लगा होगा जो स्टार्ट कोडोन के साथ बाइंड करेगा। कल मैं यही बोल रही थी, इंट्रोडक्शन कराने में टाइम लग जाता ना, तभी मैं कल रुकी गई थी, ठीक है। देखो जिया, 3 जो पूंछ लटकी हुई थी इसके, इसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। टीआरएनए का काम क्या होता है, देखा ना आपको मैंने क्या लिखाया था, इट इज़ द एंट्रिंग साइट फॉर न्यू टीआरएनए। मतलब टीआरएनए राइबोसोम के कौन से, अब बड़े वाले राइबोसोम के कौन से पार्ट में जाएगा, एक्टिव साइट है, तो ए साइट जिसको हम कहते हैं, ए साइट में जाने वाला है। और ए राइबोसोम्स किस पे जुड़ेगा, mRNA पे, ताकि क्या बन जाए, प्रोटीन बन जाए हमारी बॉडी में। तो इसके ऊपर भी तो कोडोन लगा हुआ है, ठीक है, इसी का एंटी कोडोन उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है, एंटी कोडोन लगे होते हैं। तो इसमें जो कोड, अलग अलग कोड लिखे हुए होंगे, अलग अलग कोड लिखे होंगे, तो वो टीआरएनए जिसमें इसका अपोजिट वाला होता है, इसके साथ UAC जो इसके साथ लगने वाला है, जिस टीआरएनए के उस वाले तीनों रीजन में इसका पैरेलल या कॉम्बिनेशन वाला चीज़ होगा, वही टीआरएनए आके यहाँ कंबाइन कर सकता है, और कोई कंबाइन नहीं करेगा। समझ लो पहले इसको, तभी आगे चलेंगे। मैं बता दो जो बोल दिया मैंने, लैंग्वेज समझ आ गया आपको, कौन सी लैंग्वेज बोल दी मैंने, रिपीट करोगे एक बार क्या बोला, जो मैंने भी बोला वो उस एंटी लूप कोडोन, एंटी कोडोन लूप का क्या काम है, बाइंड होने के लिए। तो और उसमें जो जिया बताना मुझे ज़रा, उसमें जो कोडोन होगी वो कोडोन किसको कहाँ पे मैच करनी चाहिए, mRNA के। अगर जैसे एक ही टीआरएनए थोड़ी ना हमारी बॉडी में हो, काफ़ी सारे टीआरएनए होंगे, और हर एक टीआरएनए के पास एंटी कोडोन लूप होगा, ठीक है। तो जिस भी आगे पूरी चलती चली जाएगी ना mRNA में, AUG UG कुछ ना कुछ तो चलता चला जाएगा, जिसके साथ वो मैच करेगा वो वहाँ पे आके बाइंड करता चला जाएगा, ठीक है। और ये टीआरएनए आया कहाँ से था, वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से कुछ मैसेज उठा के लेके आया है, ठीक है। डीएनए से जो मैसेज उठा के लाया है वही अब राइबोसोम के साथ मिलके क्या बना के देगा, प्रोटीन्स बना के देगा। और हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रांसलेशन का। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस। अरे अब सर पटक लिया उसने, ठीक है। प्रोसेस समझ आ जाएगी, प्रोसेस छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, यही मेन काम है। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सेम ही चलता है, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप लोग, इनिशिएशन, मतलब अब किस किस इनिशिएशन होने वाली है, ट्रांसलेशन की इनिशिएशन करने वाले हैं। ये सब लिख लिया या लिखना है, हो गया सब चीज़।
क्लोव लीव 2D में बोलते हैं tRNA के स्ट्रक्चर के नेम को, क्लोव लीव स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रेट ऐसे ओपन में बना दिया मैंने तो ठीक है, सिंगल लाइन में बना दिया लीनियर वाले में, तो उसको मैं बोलूँगी क्लोव लीव स्ट्रक्चर। अगर वो उस फॉर्म में है 3D स्ट्रक्चर में सबको दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वही इन्वर्टेड एल शेप्ड। ठीक है, अब आपका हम इनिशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन का। लिखो इनिशिएशन होगी 2 स्टेप में। इनिशिएशन, इनिशिएशन में 2 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप लिखो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड दूसरा ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू tRNA। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू tRNA। बहुत अजीब अजीब से नेम आएंगे इसमें जो शायद आपने पहले सुने भी ना हो, और वो रटने वाले नेम्स हैं। अमाइनो एसिड बेचारा अभी मरा हुआ है, उसको करंट लगा के एक्टिवेट करवाना है हमने हमारी बॉडी में। ये सारा काम हमारे सेल के अंदर चल रहा होता है हमेशा, जो आप ये पढ़ रहे हो। एक्टिवेशन कराने, कैसे कराया मैंने एक्टिवेट, उसको क्या करे, झटके झुटके देते थोड़ी सी। हाँ, स्टार्ट कोडोन से, पर वो स्टार्ट कोडोन पे बाइंड होने से पहले अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है, तभी जाके वो mRNA के वो जो कोडोन था ना उस पर बैठेगा। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी वो एक्टिवेट ही नहीं है, सोया पड़ा है अमाइनो एसिड। चलिए, तो इसमें आपको स्टार्ट करवाने के लिए अब ध्यान देना, ATP पता है फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, मतलब एक एडेनिन, उसके साथ क्या होगा 3 फॉस्फेट होंगे। जनरल के लिए हम समझ सकते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। कुछ कह रहे थे क्या तनिष? अच्छा, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट उसके साथ लगे हुए होंगे, जनरल हम समझना चाहते हैं। तो अब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा ट्रांसलेशन का? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म पे अभी तक क्या पढ़ के आए हैं? एक फ्लूइड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं, बट 9th में भी कई जगह लिखा भी होता है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स या जो हमारा ग्रोथ फेज़ या मेटाबॉलिज्म फेज़ है वो सब होने वाला होता है, बट उस छोटी क्लासेस में बच्चों को उतना पता लगता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि साइटोप्लाज्म में जो वो आया, कौन आया, हमारा राइबोसोम्स आ गए, या जो tRNA, mRNA और RNA तीनों आ चुके हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी पहुँच चुके हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म में ही ये काम होता है, और यूकैरियोट्स में पहुँच गए। तो अब आपके अमाइनो एसिड, ठीक है, मैं ए लिखूंगी, आप बड़ा अमाइनो एसिड भी लिख सकते हैं, छोटा मैं। इस अमाइनो एसिड को लिंक मतलब एक्टिवेट करने के लिए, अभी मैंने क्या बोला, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसे एक एंजाइम से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी वर्डिंग्स में लिखना चाहोगे तो वैसे लिख लेना, या समझ आ जाए तो वैसे लिख सकते हो। इस साइटोप्लाज्म में काम हो रहा है। साइटोप्लाज्म में हम क्या करें, सबसे पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं कि अमाइनो एसिड जो सोया पड़ा है उसको जगाना है हमें। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में इस अमाइनो एसिड को एक एंजाइम से लिंक करेंगे। दैट एंजाइम ले जाते हैं, इसको लिंक करवाने के लिए ले जा रहे हैं, लिंक करवाएंगे एक एंजाइम से। एंजाइम का नेम है अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल tRNAs सिंथेटेज, HETASE। ये इतना बड़ा नाम है उस एंजाइम का, और ये एज इट इज़ लर्न करना है। एक्टिवेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, मैं बता रही हूँ एक्टिवेशन करनी है किसकी, अमाइनो एसिड की। तो एक्टिवेशन करने के लिए साइटोप्लाज्म में सबसे पहले अमाइनो एसिड किसके साथ लिंक होगा, एक एंजाइम के साथ लिंक होगा। दैट एंजाइम इज नोन एज अमाइनो एसिटाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, ठीक है, ये लगा पता।
पर ये इतना बेकारू है ना ये अमाइनो एसिड, इसको ऐसे ये लिंक नहीं हो पाता है। इसको किसी की हेल्प चाहिए होती है। हेल्प किसकी चाहिए? ATP की। इट लिंक्ड विद द एंजाइम विद द हेल्प ऑफ ATP, with the help of ATP। प्रोटीन तो करते रहते हैं अमाइनो एसिड, पर देख लो अमाइनो एसिड अपने चालू होने में भी कितने नाटक करता है वो। ये नहीं कि हमने प्रोटीन खाया बॉडी बन गई, कुछ नहीं होने वाला वैसे। जब तक आपकी बॉडी के बाकी मेटाबॉलिज्म अच्छे नहीं होंगे, काम नहीं करेगा वो। ठीक है, ये लग गया पता हमें कि क्या किसकी हेल्प से कर रहा है वो? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से। ठीक है, अब जब ये एडिनोसाइन की ट्राइफॉस्फेट की हेल्प लेता है ना, तो बेचारा इसमें से ना 2 फॉस्फेट ख़त्म हो जाता है, सुसाइड कर लेता है वह, क्योंकि एनर्जी यूज़ हुई ना, इट इज़ ATP। ठीक है, 2 फॉस्फेट बॉन्ड बनाने में, उधर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं अगर आपको याद हो, अमाइनो एसिड जॉइंट्स विद पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है? तो अब ATP था, एडिनोसाइन, इट इज़ ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट से किस में बन गया? मोनोफॉस्फेट। केमिस्ट्री तो पता होनी चाहिए तुम्हें, नेमिंग किधर हो? एडिनोसाइन। तुम ना छोटे बच्चों की तरह देख रहे हो बस, क्या कर रही हूँ मैं। स्पेलिंग तो मुझे पता ही नहीं, फॉस्फेट की स्पेलिंग भूल गई लिखते लिखते। PHOS PHATE। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो क्यों लगाई हूँ ये आप दोनों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछा तो मैं बताऊंगी नहीं। स्पेलिंग ठीक करते जाना, मैं पढ़ाते पढ़ाते स्पेलिंग भूल गई हूँ। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। भूल गई, मैं भी भूल जाती हूँ लिखते लिखते, शायद सेम प्रॉब्लम है। ये हो गया। तो ये तो मैंने आपको सुनाई कहानी, बट बुक में एंटायर और फाइनल रिएक्शन जो लिखी हुई आपको NCERT में कहीं पे भी मिलेगी, वो मिलेगी अमाइनो एसिड प्लस ATP combines to form a complex called as amino acid adenosine monophosphate adenosine monophosphate enzyme complex AMP। अगर मुझे कोई बुक दिखाएगा AMP आएगा या P आएगा, इसमें देखना ज़रा, खुली हुई है बुक, AMP लिखा है या क्या लिखा है? रिएक्शन ही तो नहीं खा गई नहीं भी होगी तो भी आएगी, इस NCERT आदि वैसी ही। उस वाली बुक में हो गया आपके, दिखाना ज़रा मुझे, कहीं ना कहीं लाइन लिखी होगी बस इसमें, अगर नहीं है तो नहीं है ना। ट्रांसक्रिप्शन UTR रीजन AMP है ना, बस ठीक है। AMP अमाइनो एसिड इसका फुल फॉर्म है, ये रहा। ठीक है, AMP आएगा यहाँ पे। AMP इसको हम बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कॉम्प्लेक्स कि अमाइनो एसिड ATP के साथ जाके मिलता है, तो इसने बनाया अमाइनो एसिड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन, ये M फॉर मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। टाइम कितना हो गया? बच्चे आ गए 9th वाले, देखना 5 बज गए 50, बड़ी जल्दी आ गए, कोई बात नहीं। आप अंदर फंस तो नहीं गए? ठीक है। हाँ, अनाइलेट वो है, वो तो अमाइनो एसिटाइल वो है TRNS। AMP आपका यही होगा, अमाइनो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट वाला। क्या वो एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, जिस एंजाइम से वो कंबाइन हुआ था। ऊपर कहीं एंजाइम नहीं बताया था मैंने आपको, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? उस ATP के साथ ही ख़त्म हुआ है ना, तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब आप फाइनली कह सकते हो आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। जो सोया पड़ा था ना आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, योर अमाइनो एसिड इज एक्टिवेट। आपका इनिशिएशन का पहला स्टेप ख़त्म हो गया।
अब क्या लिखवाया था मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। वो जो टीआरएनए बनाया था उसके ऊपर इस अमाइनो एसिड को बैठाना है ताकि वो प्रोटीन बना सके। सोचो बॉडी में तो चल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है ना, क्यों बढ़ रहे हैं? करे सेकेंड स्टेप, थोड़ा बिठाए उसके माथे पे अमाइनो एसिड को। अब साइटोप्लाज्म के अंदर तो ऑलरेडी तीनों आरएनए आके बैठ गए थे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स अमाइनो एसिड बना रहा था वो अमाइनो एसिड तब तक बेकार थे जब तक उसके पास टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए नहीं था। ठीक है, फ्रीली फॉर्म में भी साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और एक ईआर पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। ठीक है, तो अगली बार से ना बोलोगे कि मैथ वाला बच्चा बायो नहीं लेगा, उसको बोलना पड़ेगा मुझे लगता है। समझ आ रहा है जी? मतलब तो ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा होगा। नहीं, ये नहीं होगा। मैं आपको हमेशा बुक से पढ़ाती हूँ, पर ये टॉपिक्स मैंने बुक से नहीं पढ़ाए हैं आपको, क्योंकि नहीं आएंगे बुक से समझ, ऊपर से कहीं से चला जाता है, ये जाना ही नहीं था। मैंने जो चैप्टर्स इजी थे उनको आराम से बैठ के तसल्ली से पढ़ा के लर्न करवा दिया। ये नहीं, ये दोनों चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते, एवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर। छोड़ दिया तो आपका काम बन गया बोर्ड्स में। डरना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जाना बेशक, पर छोड़ना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें से। ठीक है, एक्टिवेट करवा दिया हमने। अब किसके माथे पे बैठाना है इसको? हमने टीआरएनए के माथे पे बैठाना है। तो ठीक है, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम ले जा रहे हैं अपने टीआरएनए के सर पे बिठाएंगे हम इसे। हम 5 प्राइम 3 प्राइम ये कॉम्प्लेक्स को यहाँ बैठा दो इसके सर के ऊपर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड का बोझ कौन उठा के ले जा रहा है? टीआरएनए उठा के लेके जाएगा। अब जैसे ही इसके आगे ये रिएक्शन ही बता दे, मुझे तो क्या दोबारा लिखना ना पड़े, मैं तो ऐसे लिखना नहीं चाहती। टीआरएनए अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब किसके सर पे बैठ गया? टीआरएनए पे। ठीक है, टीआरएनए पे बैठ गया। तो अब जो इसकी हेल्प करने आए थे ये वाला बड़ा सा एंजाइम, ठीक है, अमाइनो एसिडाइल एंजाइम और एटीपी, वो अमाइनो एसिड और टीआरएनए को छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं भाई मुझे तुम्हारा काम ख़त्म, मेरा काम, मैं चला, क्योंकि मैं सिंगल स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रह सकता मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, नहीं उसको ट्राइफॉस्फेट ही पसंद है, एटीपी, तभी तो सेल को एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड और टीआरएनए को रखेगा, साथ में रिलीज़ करेगा आपका एंजाइम प्लस AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट को वो बाहर निकाल के भगा देगा। ठीक है, साथ किसको रख रहा है? अमाइनो एसिड, टीआरएनए रह रहे हैं, बाकी जो एंजाइम हेल्प करने आए थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और वो चले गए, दूसरों को वापस से हेल्प करके लेके आएंगे। ठीक है, वो एंजाइम्स यहाँ से चले जाते हैं। चले गए? चलो आगे की भी नहीं चलती हूँ। ठीक है, आज ख़त्म करके ही इसको जाएंगे हम। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो गई। अब टीआरएनए मॉलिक्यूल, अब पता है लास्ट में प्रोटीन बनता कैसे है? जो ये टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आ रहा है ना, ये अमाइनो एसिड मतलब आगे करना क्या है बता देती हूँ। ये सारे प्रोटीन के गोले इकट्ठे हो जाएंगे कहाँ पे? एमआरएनए पे। ठीक है, फिर एमआरएनए के पास एक कोई रिलीजिंग फैक्टर आएगा, वो रिलीज़ कर देगा और ये हमारे पास खूब सारे बॉडी में प्रोटीन बन के बाहर निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ तक हमें पहुँचना है। अभी बेचारा बस टीआरएनए अपने सर पे लेके आया है। अब इसको कौन से स्ट्रैंड पे लेके जाएंगे हम? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में किसके स्ट्रैंड पे ले जाएंगे बोलो? लेके एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए पे काम होना है ना अब। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोट्स में एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में। पहले मैं एक बार देखती हूँ कि जल्दी क्यों आए हैं सारे, इतनी कितनी जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैंने पास लिखा था ग्रुप में।
ये लोग अपने टाइम पे आए। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स लिख लो, हेडिंग डालो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट, दोनों में एक ही जैसा होता है, क्योंकि बस इतना याद रखना यूकैरियोट के उस पर क्या लगी होती है, जो mRNA रिलीज होके आया था, कैप और टेल, कैपिंग और टेलिंग वही होती है। मेरे को लिखना नहीं है, दोनों सही है। उसके बाद छोड़ देना लिख के। यूकैरियोट्स में बस याद रखना क्या होती है, पहले कैपिंग होती है। यूकैरियोट्स में ही कैपिंग आएगी तो दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं रहती कैपिंग, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिंग और टेलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। चलो यूकैरियोट्स का बनाते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम। कैपिंग किस चीज़ की होती है मन याद है? मिथाइलेट नाम अजीब सा था, तो उसको मैंने लर्न करना है। अजीब सा था, पेपर दोगे आप लोग? ये देखिए, हाँ मिथाइलिन गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, और उसका एडिलिसेट था, पता नहीं फिर पूरा नाम उसका कुछ। हाँ टेलिंग का, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और उसका कम एक नाम क्या था? हाँ एडिलेट, ऐसे कुछ एडिलेट करके ही था। ठीक है, अब यहाँ mRNA का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? UTR प्रेजेंट होगा। ठीक है, UTR के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन का मतलब एग्जांपल दिया था AUG, स्टार्ट कोडोन का एग्जांपल AUG दिया था। अब इसके पास ना कौन आएगा? राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट पहले आके बाइंड करेगी। दोनों में बता रखा था, एक में 30 थी, एक में 40 थी, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो स्टार्ट कोडोन पे राइबोसोम की जो छोटी स्मॉलर यूनिट थी आपकी, वो आके बाइंड कर जाएगी। स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, वो यहाँ आके बाइंड हो गया। बस फिर तुम घर चले जाना। ठीक है, स्मॉलर यूनिट किसकी होगी? राइबोसोम की होगी यहाँ पे। फिर जैसे से स्मॉलर यूनिट आ जाती है। ठीक है, और जो UTR आप सोच रहे हो क्या, इनका कोई रोल नहीं होता, नो रोल, बिगाड़ू हैं ये, बस यहाँ पे बैठे रहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बैठे रहेंगे यहाँ पे। बस थोड़ी देर में जब मैं बंद करूँ फिर चले जाना। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं। फिर उसके बाद कौन आएगा? इसके पास स्मॉलर यूनिट बाइंड हो गया, फिर आएगा वो बड़ा वाला यूनिट, जिसमें कितने पार्ट्स थे? E, P और A। ठीक था, EPA साइड पे था। EPA साइड पे मैंने बताया था कि ये सबसे स्टार्ट कोडोन मतलब AUG था, वो मेथियोनिन को कोड करता था। अब सबसे पहले कौन आएगा हमारे पास? tRNA आएंगे। ठीक है, tRNA के माथे पे क्या लगा हुआ है? अमाइनो एसिड लगा हुआ है ना। और A साइड पे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखाया था? इट इज़ द एंट्री साइट फॉर न्यू tRNA। ठीक है, यहाँ पे tRNA आ गया है, ये tRNA समझ लो फॉर एग्जांपल, और सर पे क्या लेके आया है? अमाइनो एसिड, और ये क्या है? tRNA। tRNA यहाँ पे आके तभी बैठ सकता है जब उसकी सीक्वेंस mRNA के कोडोन से मैच करेगी। ठीक है, डन। चलो आगे एक बार। अब क्या होगा? अब ये ना मूव करेगी आगे को। अब ये मूव करेगी कैसे? जैसे इसने अमाइनो एसिड ले रखा था। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड किसके पास आ जाएगा? P के पास आएगा। अमाइनो एसिड किसको दे देगा? वो P के पास वो अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। आगे वो दे देता है आगे। ठीक है, अमाइनो एसिड दे देगा। फिर ये साइकिल जो होगा थोड़ा सा क्या होगा? आगे को मूव करेगा, तो E वाली P पे आ जाएगी, ये आगे, और A साइड खाली हो जाएगा। tRNA भाग जाएगा अमाइनो एसिड देके। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? आपने तो बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा है। अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? मैंने बताया भी है। बॉन्ड तो मुझे पता, बॉन्ड ही बनते हैं कि
केमिकल ही है, हमारी बॉडी पूरी केमिकल रिएक्शन पे ही चल रही है। पेप्टाइड बॉन्ड्स, रुको हूँ आपको बताती हूँ, निकाल दूँगी सर, बस आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे। चलाओ आगे जी इसको बेचारे को, राइबोसोम्स को आगे। तो वैसे जैसे जैसे ये राइबोसोम्स आगे आगे मूव करते जाएंगे, पुराना टीआरएनए चला जाएगा और नया टीआरएनए अमाइनो एसिड अपने सर पे रख के लेते आएगा और हर ए साइड पे से वो पी साइड को देते चला जाएगा। और पी साइड अल्टीमेटली उसको ना बहुत सारे ऐसे गोले 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 बनते चले जाएंगे, मतलब पूरा आगे चलता चला जाएगा। अलग अलग टीआरएनए आ रहा था और अलग अलग प्रोटीन इसको लाके दे रहा था। अल्टीमेटली एक सीक्वेंस यहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे स्टॉप कोडोन लगा होगा। स्टॉप कोडोन लगा होगा तो वहाँ पे ए साइट पे टीआरएनए बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। ए साइट पे टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा तो वहाँ पे एक चीज़ आती है, एक प्रोटीन आती है, प्रोटीन कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी चेन बनी ना, उसको एमआरएनए रिलीज कर देता है। ये देखो, ये प्रोटीन का गोलू गोलू सा मॉलिक्यूल इसको बाहर निकाल के रिलीज कर देता है एमआरएनए, और यही चीज़ प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। ये कोड करेगी फॉर प्रोटीन। 3 अमाइनो एसिड एक प्रोटीन को कोड करती है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ना ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के पड़े रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होंगे, अलग अलग प्रोटीन विल कोड फॉर, आपने पढ़ा है 20 अमाइनो एसिड, लाइसिन, वैलिन, थायामीन नहीं था, क्या था, टी से थ्रेओनिन, ठीक है। तो ये सारे आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे, आपने नहीं पहले पढ़ा होगा। अभी जो केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल्स है ना, अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो वहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएगा पूरा। ऐसे करके बन गई आपकी, ठीक है। और बाहर निकल के और ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई। ये चीज़ ज़रूर सुना होगा। फाइनली हमारी बॉडी में प्रोटीन बन गया, डीएनए से प्रोटीन 4 दिन में हमने बनाया है। पूछना है कुछ? नहीं पूछना, समझ आया कि पूछना ही नहीं है, बस फिर एंड करते हैं। क्या ठीक ठाक है?